वेलकम स्टूडेंट्स। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन का और इस यूनिट में हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो पिछले वीडियोस में हम उस प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लीजिए। मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी। याद है? विस्कोसिटी में भी दो तरह की विस्कोसिटी थी, डायनामिक एंड काइनेमेटिक। सिंपल विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो एक ही बात है, वो म्यू से हम डिनोट करते हैं। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या था? डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मेरे ख्याल से आपको याद होगा। बात की थी हमने सरफेस टेंशन की, ठीक है। इसकी यूनिट याद है? न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द फ्लूइड सरफेस, ठीक है। फिर क्या हमने कंप्रेसिबिलिटी भी की थी, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है। और आज जो हम टॉपिक करने जाने वाले हैं वो है वेपर प्रेशर, कैपिलरिटी, कोहेशन एंड एडहेशन। तो ये टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? ये भी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर लीजिए। जैसे एक कंटेनर है, उसमें हमने भरा हुआ है लिक्विड, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये लिक्विड है। तो आपको पता ही होगा कि जो ऊपर वाली सरफेस है लिक्विड की, इसमें से कुछ न कुछ जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होता है, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसमें से ऊपर वाली लेयर्स में से रिलीज होते रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो है कोहेसिव फोर्सेस कम है उसके ऊपर, ठीक है ना। अगर ये कंटेनर ओपन है तो जो इवेपोरेशन होगा, जो वेपर्स निकलेंगे वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन सेम कंटेनर को अगर हम क्लोज कर दें तो वेपर्स तो इस पे भी बनेंगे, सरफेस पे रिलीज होते रहेंगे, इवेपोरेशन होगा, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन के बाद वो एस्केप नहीं कर सकते, तो कुछ वापस जो है कंडेंस भी होते रहेंगे, ठीक है ना। इसको समझने के लिए आप देखना कि एक बोतल में, ट्रांसपेरेंट बोतल में आप आधी बोतल का पानी की भर के रख दो। एक बोतल को रखो बिना ढक्कन के और एक को रखो ढक्कन के साथ, आप धूप में रख दीजिए। तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटे के बाद, कि जो ढक्कन वाली बोतल है उसके अंदर आपको कुछ ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी उसकी सरफेस पे, जो खाली एक सरफेस थी बोतल की, ठीक है ना। मान लो ये बोतल है, तो उसकी मान लो यहां तक लिक्विड बना होता है, ड्रॉपलेट्स यहां नजर आएंगी क्योंकि वहां पर ये ऊपर से बंद था। तो इवेपोरेशन तो हुआ, लेकिन साथ के साथ कंडेंसेशन भी होता रहा, ठीक है। वो ड्रॉपलेट्स, वो कंडेंसेशन के बाद वो ड्रॉपलेट्स बन गए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक स्टेज ऐसी होती है कि जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन भी हो रहा है, तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। उस कंडीशन में अब वेपर्स बाहर तो जा नहीं सकते। अब वो वेपर्स जो हैं वो क्या करेंगे, इस सरफेस पे फोर्स लगाएंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो वो जो वेपर्स जो प्रेशर लगा रहे हैं इस सरफेस पे, वो कहलाता है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। समझ रहे हो आप? लिक्विड की सरफेस पे जो वेपर्स इकट्ठे हो गए हैं वो बाहर तो जा नहीं पा रहे, तो वापस जो उसकी सरफेस है उसी पे वो प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो प्रेशर इस सरफेस पे जो लगा रहे हैं वेपर्स, वो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। और किस कंडीशन में है वो? एक तो क्लोज्ड कंटेनर में और इक्विलिब्रियम स्टेट में, जो प्रेशर वेपर्स अप्लाई कर रहे हैं इसकी लिक्विड की सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाए, मान लो इसको हम हीट सप्लाई करना शुरू कर दें, तो अभी तक तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में था कि जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वो कंडेंस भी हो रहे हैं, ठीक है, वो बराबर था। लेकिन अगर हम हीट सप्लाई करना शुरू कर दें तो क्या होगा कि इवेपोरेशन ज्यादा होगा और कंडेंसेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो अब इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर सरफेस पे भी ज्यादा लग रहा है।
और एक स्टेज ऐसी आएगी जो प्रेशर यहाँ पर जो लग रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो उस कंडीशन में जब आएगा तो वो लिक्विड बॉयल कर जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो तभी आएगा जब इंटरनल वेपर प्रेशर है लिक्विड का और वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लो, जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तब वो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद लिक्विड जो है बॉयल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है द पार्शियल प्रेशर exerted by the vapors of a liquid on its surface in a closed container in equilibrium condition is called vapor pressure, and vapor pressure is increased with the increase in temperature. तीसरी बात, liquid boils when the vapor pressure equals to the external pressure. ठीक है, अब जो एक और चीज आपको बताऊं, जैसे हिल्स पे हम जाते हैं तो वहां पर अगर हम पानी को बॉयल करना चाहें, मैदानी इलाकों में पानी बॉयल करते हैं, प्लेन्स में करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल करता है पानी। ठीक है, लेकिन हिल पे अगर जाते हैं तो वहां पर जो है पानी जो 80 डिग्री पे भी बॉयल हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर जैसे हमने लिक्विड लिया, उसको हमने हीट सप्लाई शुरू की। ठीक है, तो हीट सप्लाई शुरू करेंगे तो इसके जो है वो वेपर्स बनने शुरू होंगे। ठीक है, वेपर्स बनने शुरू होंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी, वेपर्स बनेगी तो वो वेपर प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो वेपर प्रेशर मान लो उसका बढ़ रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर कम है, तो वेपर प्रेशर कितने जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तभी तो बॉयल कर जाएगा ना। अब वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, मैदानी इलाकों में मान लो 1 बार है और वहां पर 0.8 बार है हिल पे, तो मैदानी इलाके में 1 बार पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, तो हिल पे 0.8 बार पे कितने पे बॉयल हो जाएगा? वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल। तो इसीलिए हिल्स पे जो है वो लो टेम्परेचर पे पानी बॉयल करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो कम है। ठीक है ना, जितना प्लेन में चाहिए था हमें वेपर प्रेशर उतना हमें हिल पे नहीं चाहिए, तो वो कम टेम्परेचर पे ही वो बॉइलिंग पॉइंट हमारा आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पर बॉयल अगर हम 80 डिग्री पे कर पा रहे हैं पानी को तो हम खाना भी हम उतने जो है जल्दी बन जाएगा, बल्कि इससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, हमें उसको ज्यादा देर तक पानी को गर्म फूड को जो है ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ता है पकाने के लिए। ठीक है, खैर इस चीज को छोड़ें, अब हम बात कर लेते हैं केवल इतनी, वेपर प्रेशर है क्या और वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम करेंगे वो है कैपिलैरिटी। लेकिन उससे पहले 2 प्रॉपर्टीज और हैं जिसके बारे में हम थोड़ा एक बार जान लेते हैं। वो बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी जो आपने पहले भी कई बार पढ़ी होंगी, वो है कोहेशन एंड एडेशन ऑफ द लिक्विड। अब ये कोहेशन क्या प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान होगा। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड इकट्ठा रहता है। एक साधारण सी भाषा में अगर बात करें, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड इकट्ठा रहता है। इकट्ठा रहने का मतलब क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ खींचे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड इकट्ठा रहता है। और होता क्यों? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय विर्च्यू ऑफ विच इट कैन विथस्टैंड स्लाइट टेंशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो अपने आप में इकट्ठा रहे जिस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड, वो हो जाती है कोहेशन। ठीक है ना, तो इसका एक जो एग्जांपल हम पहले एक प्रॉपर्टी कर चुके हैं वो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होती है वो कोहेशन की वजह से होती है। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी जो दूसरी में बताने जा रहा हूं वो है एडहेशन। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो स्टिक कर जाता है या चिपक जाता है किसी दूसरी सरफेस जो कि उसके कांटेक्ट में है, सॉलिड सरफेस, या जिस कंटेनर में उस लिक्विड को रखा गया है उस कंटेनर की सरफेस के साथ वो चिपक जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड या एडहेशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एडहेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय विर्च्यू ऑफ विच इट एडहर्स और
स्टिक्स टू द सॉलिड बॉडी विद विच इट इज इन कंटैक्ट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल तो आप डेली यूजेज में देखते ही हैं। हम डेली लाइफ में हम पानी में हाथ डालते हैं, हमारे साथ पानी हाथ पे चिपक के आ जाता है, गिला हो जाता है ना हाथ। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, एडेसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें एडेसिव प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे हम चिपकाने के लिए गोंद का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एडेसिव प्रॉपर्टी हम इनहांस करते हैं, उसमें हमने डाली है ताकि वो चिपक जाए। हमने बनाया इसलिए कि वो दूसरी सरफेस से चिपक जाए। ठीक है ना, तो एडहेशन जो है वो दूसरी सरफेस के साथ अगर उसका इंटरेक्शन हो जाता है उसके मॉलिक्यूल्स का, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का, तो वो एडेसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है ना, तो एडेशन क्यों होता है? ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ molecules of the liquid with the molecules of the surface which is in contact with the liquid। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल बताएं। अब मान लो मरकरी है, मान लो मरकरी में केवल कोहेसिव प्रॉपर्टी है, कोहेशन है उसके अंदर। मरकरी दूसरी सरफेस के साथ चिपकता नहीं है, इसलिए उसको हम थर्मोमीटर की कैपिलरी में यूज करते हैं। ठीक है ना, वो टेम्परेचर का राइज कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, लेकिन उसकी सरफेस पे चिपकेगा नहीं। इसी वजह से हम रीडिंग उसमें एग्जैक्ट ले पाते हैं। लेकिन पानी जो है उसमें एडेशन भी है और कोहेशन भी। कोहेशन की वजह से पानी इकट्ठा रहता है और एडेशन की वजह से वो दूसरी जो उसके जिस कंटेनर में डालते हैं उसके साथ वो चिपक भी जाता है, वेट कर देता है उसको। ठीक है ना, तो ये दो एग्जाम्पल हैं एडेशन एंड कोहेशन के। अब कैपिलरिटी पे अब हम बात करते हैं कैपिलरिटी की। कैपिलरिटी क्या है? ये भी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। वो क्या चीज है? द फेनोमेना बाय विच द लेवल ऑफ लिक्विड इन ए थिन ग्लास ट्यूब विच इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड मास राइज और फॉल्स फ्रॉम द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द कोहेशन एंड एडेशन बोथ। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी कम डायमीटर की ट्यूब को एक कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड रखा है और एक ग्लास ट्यूब ली हमने और और उसका डायमीटर बहुत कम है, थिन ट्यूब है, उसको हमने उसमें इमर्स किया, तो हम पाएंगे कि उस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड राइज हुआ, या तो वो जो जनरल लेवल है, जितना जो लेवल है उसका, उससे थोड़ा सा ऊपर चला गया ट्यूब के अंदर, या उससे कुछ कम है। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, या तो जनरल लेवल से ज्यादा या उससे कम हो सकता है। तो इसी जो फेनोमेना इसको हम बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक कंटेनर था, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक थिन ट्यूब जो वो इमर्स की, तो हम पाएंगे कि जो लिक्विड, जो पानी का लेवल है ट्यूब के अंदर, वो जो लेवल था उसका कंटेनर के अंदर, उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको राइज मिलेगा उसमें। तो जितना ये जनरल लेवल से ऊपर तक ट्यूब के अंदर पानी का लेवल है, उसको हम बोलते हैं H, विच इज कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज क्या? अगर जनरल लेवल से ऊपर लेवल है ट्यूब के अंदर तो वो कैपिलरी राइज है। दूसरा केस हम लेते हैं मरकरी का। वो हमने एक कंटेनर में यहां तक उसको मरकरी भरा हुआ है, उसके अंदर हमने थिन ट्यूब, उसको सेम ट्यूब मान लो, उसके अंदर हमने इमर्स की। हम उसमें पाएंगे कि जो मरकरी का लेवल ट्यूब के अंदर है वो इस लेवल से नीचे ही रहेगा, वो इस टाइप से यहां तक आया वो लेवल। तो ये क्या है? ये फॉल है। कैपिलरी इसको हम बोलते हैं कैपिलरी फॉल और कैपिलरी डिप्रेशन। ठीक है, तो ये H जो है इसमें कैपिलरी डिप्रेशन है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी के अंदर जो एडहेसिव प्रॉपर्टी है पानी की, वो कोहेसिव प्रॉपर्टी से ज्यादा है। इसी वजह से जो ग्लास सरफेस थी, जो ट्यूब की सरफेस है, उसके साथ वो अट्रैक्ट हो रही है और वो उसके साथ राइज कर गई। जबकि मरकरी के अंदर क्या है? वो एडहेसिव प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए वो नीचे फॉल कर रही है। ठीक है, अब इसके एक्सप्रेशन भी देखते हैं कि H की वैल्यू होगी कितनी। उसके लिए एक्सप्रेशन है, तो उससे पहले हम ये चीज समझते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है, कैपिलरी राइज या फॉल किस पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है एक तो डायमीटर ऑफ ट्यूब, ठीक है,
किस किस पे डिपेंड करेगा? कैपिलरी जो है, कैपिलरिटी डिपेंड किस पे करती है? डाया ऑफ ट्यूब। दूसरा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है। और सरफेस टेंशन, टेंशन ऑफ लिक्विड। इन तीन चीजों पे जो है कैपिलरिटी डिपेंड करती है, यानी कि कितना राइज करेगा या कितना फॉल करेगा वो इन तीन चीजों पे है। तो उसका एक्सप्रेशन देखते हैं कि एच की वैल्यू कितनी होगी। अगर हम कैपिलरी राइज की बात करें, फॉर कैपिलरी राइज एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज एच इज द हाइट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, ठीक है ना। ये हो गया हाइट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब अबव द जनरल सरफेस, ठीक है। सपोज, और सिग्मा मान लो सरफेस टेंशन है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। और थीटा जो है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब। जो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये जो इस तरह से बन रहा है ना, अब इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये ग्लास ट्यूब के साथ जो एंगल बना रही है थीटा। इसी तरह से यहां पर ये इस तरह से, इसमें तो बनेगी हमारी कॉनकेव सरफेस, इसके अंदर बनती है कन्वेक्स मरकरी के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा ये वाला, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब, तो ये थीटा है मान लो। अब हम लेते हैं कैपिलरी राइज, ये वाला केस, कैपिलरी ये केस लेते हैं। तो इसमें हम बैलेंस करते हैं फोर्सेस को। अब इक्विलिब्रियम एक जगह जाके लेवल उसका बन गया, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया वो, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब आया है तो यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ फोर्सेस बराबर लग रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस तरह से है, ऐसा क्यों है? यानी कि यहां पर जो है ये फोर्स लग रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है ना। वो है सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। और इसका जो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, इसका अपना वेट है लिक्विड का, उसको नीचे की तरफ ले जाना चाह रहा है, ठीक है। तो दोनों के दोनों बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको इनको बैलेंस करते हैं। तो वेट ऑफ लिक्विड कितना है ट्यूब के अंदर, इतना लिक्विड का वेट कितना होगा? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्यूब और हाइट, ये वॉल्यूम हो जाएगा, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया और फिर जी से मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो ना। हमने इतने पानी का वेट निकालना है, तो पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे इतने पानी की, फिर उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा, और जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट एच इन ट्यूब, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्यूब पाई बाय 4 डी स्क्वायर, अगर डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, इनटू हाइट ये हो गया वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ये हो गया मास, इनटू जी, तो ये हो गया वेट। तो ये वेट है लिक्विड का इतने का। अब ये वेट तो नीचे की तरफ आना चाह रहा है, इसको बैलेंस कौन सा कर रहा है, सरफेस टेंशन, ठीक है। वो कितनी है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन तो न्यूटन पर मीटर लेंथ, ठीक है ना। तो टोटल फोर्स कितना, टेंशन फोर्स कि टोटल कितना लगेगा, तो पूरी जो अगर हम ऊपर से देखें तो ये इस टाइप से होगा ये, ठीक है ना। तो ये जो ये है जो लेंथ जिसपे सरफेस पे जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो पूरी इस पे पेरिफेरी पे जो है ये एक्ट कर रहा है, जितने में कॉन्टेक्ट है। तो सिग्मा अगर पर न्यूटन मीटर है तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल अपवर्ड फोर्स, तो हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू पाई इंटू डी, ये सरकमफेरेंस ले जाएंगे तो टोटल फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट देखना है,
टोटल फोर्स तो ये हो गया, लेकिन हमें इसका अब वेट तो नीचे की तरफ एक्ट करना है, इसको बैलेंस तो वर्टिकल कंपोनेंट ही करेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट करना है तो वो cos थीटा, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स। ठीक है, तो ये दो फोर्स है जो एक दूसरे को आपस में बैलेंस कर रहे हैं। तो इनको हम अगर इक्वेट कर दें, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर इंटू एच इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू रो इंटू पाई इंटू डी कोस थीटा। तो हमारे पास जो एच की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। तो ये हमारे पास फार्मूला है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। फॉर वाटर थीटा इज इक्वल टू 0। इन दैट केस उसका जो कैपिलरी राइज का जो एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी, क्योंकि कोस 0 इज इक्वल टू 1। समझ गया? तो इस तरह से हम इसका निकाल लेते हैं कि कितना कैपिलरी राइज होगा किसी लिक्विड का। ठीक है ना? तो ये सब, ये एक्सप्रेशन आप याद रखना। अगर हम अब डिप्रेशन की बात करें, ठीक है, तो डिप्रेशन के लिए सपोज एच इज द फॉल ऑफ लेवल। इफ इस केस के लिए बात कर रहे हैं, एच इज द फॉल ऑफ लेवल। अब इसमें जो नीचे कर गिर रहा है वो किस, अब ये लेवल तो आके स्थिर हो गया, इक्विलिब्रियम में है। अब कुछ फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहे हैं, कुछ ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है ना? अब नीचे की तरफ भी जो वो सरफेस टेंशन की वजह से, अब सरफेस टेंशन इस एंगल पे एक्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड हमें निकालना होगा। और ऊपर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है? वो कर रहा होगा जो इसकी हाइट है उसका अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी, यानी कि जो लिक्विड प्रेशर इसमें नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। ठीक है? तो वो कितना लगेगा हम दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है? पहले सरफेस टेंशन तो वही हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो वो कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कोस थीटा। ठीक है? तो ये डाउनवर्ड कंपोनेंट हो गया। अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा? अपवर्ड फोर्स हो जाएगा जो फोर्स नीचे की तरफ से एक्ट कर रहा है, जो प्रेशर नीचे की तरफ से एक्ट कर रहा है। ठीक है? तो वो किसके बराबर हो जाए? मान लो P इज द प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है? तो प्रेशर इंटेंसिटी अगर है P, तो टोटल फोर्स कितना लगे? मान लो कैपिटल P इंटू ए। ठीक है ना? अब प्रेशर इंटेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? W इंटू एच इंटू ए। डब्ल्यू एच का मतलब रो इंटू जी एच इंटू ए। तो ये फोर्स जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये चीज और ये चीज दोनों बराबर होंगी। तो सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू रो जी एच इंटू ए। ए क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है? तो अब दोनों को इक्वेट अगर कर दे तो फिर हमारे पास जो एच की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। तो फिर सेम ही एक्सप्रेशन इसमें भी आ गया। ठीक है? तो लेकिन डिप्रेशन अगर हो रहा है तो उसमें थीटा की वैल्यू बहुत 90, थीटा की वैल्यू जो इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है ना? और कैपिलरी राइज के केस में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है? तो इसकी वजह से हमें पता लगता है कि वो राइज हो रहा है या
फॉल हो रहा है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और मरकरी के लिए अगर हम कोई पूछे थीटा कितना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा ट्यूब के साथ, वो है 128 डिग्री, ये याद रखना। हो सकता है एक नंबर में पूछ लें। और पानी के लिए कितना बताया मैंने, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और मरकरी के केस में 128 डिग्री है। ये आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने जो किसी भी फ्लूइड की हो सकती है हमने डिस्कस की है। और अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम उसमें इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस सिचुएशन में हमने कौन सा फार्मूला कैसे लगाना है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप तब तक देख लीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय।